तो हमने लास्ट इस चित्र पर डिस्कशन कर लिया था, चित्र के बारे में। अब ये किस बेसिस पर काम कर रहा है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें इसमें सिद्धांत, और उसमें लिखना प्रारंभ करें सिद्धांत, और उसमें लिखना प्रारंभ करें। चित्र के साइड में लिख देना थीटा क्या है यहाँ पर, प्रकीर्णन कोण, ठीक है। सिद्धांत में लिखें, नाभिक के घनत्व को ज्ञात करने के लिए, नाभिक के घनत्व को ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि, नाभिक के घनत्व को ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकीर्णित होने वाले कण की तरंगदैर्ध्य का मान, नाभिक के घनत्व को ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकीर्णित होने वाले कण की तरंगदैर्ध्य का मान प्रकीर्णित होने वाले कण की तरंगदैर्ध्य का मान यानी कि लैम्ब्डा का मान नाभिक के आकार की कोटि का होना चाहिए। तरंगदैर्ध्य का मान नाभिक के आकार की कोटि का होना चाहिए। तरंगदैर्ध्य का मान नाभिक के आकार की कोटि का होना चाहिए। साधारणतः प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान, साधारणतः प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान लैम्ब्डा इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 मीटर होता है। लैम्ब्डा इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर होता है। दस की पावर माइनस 7 मीटर होता है। जो नाभिक के आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर, जो कि नाभिक के आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर की तुलना में बहुत अधिक है। 10 की पावर माइनस 15 मीटर की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए प्रकीर्णन के लिए, इसलिए प्रकीर्णन के लिए उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। सिद्धांत में चल रहा है ये पूरा सेकंड जो पॉइंट है, उच्च ऊर्जा वाली प्रकाश किरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, उच्च ऊर्जा वाले सूक्ष्म कण जैसे कि, नेक्स्ट लाइन से, उच्च ऊर्जा वाले सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी तरंगदैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिनकी तरंगदैर्ध्य फर्मी कोटि की होती है, जिनकी तरंगदैर्ध्य फर्मी कोटि की होती है, उनका उपयोग यहां प्रकीर्णन के लिए किया जाता है। उनका उपयोग यहां प्रकीर्णन के लिए किया जाता है। अतः इनके प्रकीर्णन के आधार पर, नाभिक के आवेश घनत्व को ज्ञात किया जाता है। अतः इनके प्रकीर्णन के आधार पर नाभिक के आवेश घनत्व को ज्ञात किया जाता है। नाभिक के आवेश घनत्व को ज्ञात किया जाता है। और थर्ड पॉइंट डाल देना इसमें, क्रिया विधि, मतलब किस तरह से हम मैकेनिज्म करेंगे, इसकी क्रिया विधि क्या है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है पूरा। तो लिखने के बाद पूरा फोकस इधर करें और थर्ड पॉइंट क्रिया विधि डालकर छोड़ देना, ठीक है। इधर देखो क्या था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्वरक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा है, उसका हमें पथ डाइवर्ट करना है। ये तो जाना इस तरह से चाहिए था, लेकिन उसके पथ को डाइवर्ट करना है। क्यों करना है? ताकि वो लंबवत आरोपित हो सके, यहाँ पर इस स्वर्ण पन्नी पर लंबवत आरोपित हो सके। इसके लिए हम एक चुंबकीय विक्षेपक का यूज कर रहे थे। इससे हमने उस
स्वर्ण पन्नी पर उस इलेक्ट्रॉन पुंज को कैसा डाल दिया, लंबपथ डाल दिया, और लंबपथ डालने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पुंज है इस स्वर्ण पन्नी से क्या हुआ, विकिरणित हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं विकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज, विकिरणित इलेक्ट्रॉन पुंज। इस तरह से वो विकिरणित हो गया यहाँ पर, और उसका मेजरमेंट हम किस आधार पर कर लेंगे, चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर के आधार पर, थीटा का। अब रदरफोर्ड ने भी कुछ ऐसा ही किया था कि रदरफोर्ड ने अपने एक स्वर्ण पन्नी ली थी, अल्फा कणों की बौछार कराई थी, कुछ तो वापस आ गए थे, कुछ एंगल पर निकल गए थे और कुछ सीधे ही निकल गए थे। कुछ इस तरह से उसने रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण विकिरण प्रयोग किया, तो उसने वहां पर एक फॉर्मूला निकाला था विकिरण परिक्षेत्र का। किसका, ध्यान से देखना इधर, विकिरण परिक्षेत्र। अब ये चीज क्या है, सिग्मा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विकिरण परिक्षेत्र। पहले इसके फॉर्मूले को देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला था वो था ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E, एनर्जी है जो भी पार्टिकल आ रहा है उसकी एनर्जी ये, और 1 अपॉन sin 4 θ/2, θ/2। इस तरह का एक फॉर्मूला आता है इसके लिए विकिरण परिक्षेत्र का। ठीक है, विकिरण परिक्षेत्र से मतलब क्या था, देखें कि जिस तरह से हम वहां पर सोने की पन्नी ले रहे थे, इस तरह से सोने की पन्नी पर हम यहाँ पर किसकी बौछार करा रहे थे, अल्फा कण लगातार बौछार करा रहे थे अल्फा कणों की। तो अल्फा कण यहाँ से पूरे क्षेत्र में से होकर आ रहे होंगे, कुछ क्षेत्र में से, तो मान लिया कि इतने वृत्तीय क्षेत्र में से होकर जो अल्फा कण जा रहे हैं वही केवल विकिरणित हो रहे हैं। मतलब अल्फा कण यहाँ से भी जा रहे थे, यहाँ से भी जा रहे थे, यहाँ इस तरह से अल्फा कण जा रहे थे, तो हमने एक वृत्तीय पथ बना लिया। मतलब एक जैसे कि यहाँ पर पन्नी रखी हुई है, इसके सामने का ये वृत्तीय पथ है, इसमें से होकर वो अल्फा कण जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह का एरिया हमने इमेजिन कर लिया, मान लिया कि इसके अंदर के से जो भी अल्फा कण जा रहे होंगे उन्हीं का विकिरण हो पा रहा है। इससे जितने भी बाहर के पार्टिकल हैं, मतलब ये वाला जो गया है इसका विकिरण नहीं हुआ, मतलब वो सीधा ही निकल गया, यहाँ पर जो है वो सीधा ही निकल गया। इसके अंदर की जो पार्टिकल है उन्हीं का क्या हो पा रहा है, विकिरण हो रहा है। तो उसी क्षेत्र को हम बोल रहे हैं, इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा से। सिग्मा कितना है, सिग्मा थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है, विकिरण परिक्षेत्र के बराबर है Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर और 1 अपॉन sin 4 θ/2। ये विकिरण परिक्षेत्र मतलब कितना एरिया है, और थीटा क्या है यहाँ पर, विकिरण कोण है कि कितने एंगल पर वहां पर वो विकिरण हो रहा है, उसके संगत वो विकिरण परिक्षेत्र कितना आ रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा थीटा इक्वल टू ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E क्या है, जो भी पार्टिकल है उस वो कितनी एनर्जी लेकर आ रहा है, Z क्या है, परमाणु क्रमांक स्वर्ण पन्नी का, ये हो गया यहां तक। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन का 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, कॉसेक 4 θ/2, ये लिख सकते हैं। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो नाभिक का ये क्या आ रहा है, एक तरह से विकिरण परिक्षेत्र, मतलब कितने एरिया के जो पार्टिकल है वो वहां से जा रहे हैं और विकिरण कर रहे हैं। अगर हम नाभिक को बिंदुवत माने, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग में जो नाभिक था उसको हम कैसा मान रहे हैं, बहुत छोटा, परमाणु के सापेक्ष वो कैसा है, बहुत ही बिंदुवत है। अगर हम उसको बिंदुवत मान रहे हैं तो फॉर्मूला इतना तो ही रहेगा ही, Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा इसका डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना, स्क्वायर यहां तक है, cosec 4 θ/2 इतना तो आएगा। यहाँ पर है cos² θ/2 अपॉन 1 प्लस 2e अपॉन m, और यहाँ पर है sin² θ/2 2mc² है यहाँ पर। ठीक है, इतना और ऐड हो जाएगी ये वाली टर्म, cos² θ/2 1 प्लस 2e अपॉन mc² इंटू sin² θ/2। अगर हम उस नाभिक को कैसा मान रहे हैं, बिंदुवत मान रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म आ रही है ZE। देखें, हमें मेन काम क्या करना था, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए हॉफस्टाडर ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसने किसके फॉर्मूले को यूज किया, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग से जो विकिरण परिक्षेत्र का जो फॉर्मूला आया था उसका यूज किया, और उसके जरिए जो नाभिक का घनत्व है उसको निकालने की वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो सिग्मा थीटा निकाल दिया। अब सिग्मा थीटा किस पर डिपेंड है, Z और E पर डिपेंड है। ZE क्या है,
जेड ई क्या है, उस जो भी हम सोने का नाभिक ले रहे हैं उस सोने के नाभिक पर टोटल आवेश, टोटल चार्ज जेड ई है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो डी वी। अरे Q इक्वल टू कितना है, जेड ई, और Q को हम कैसे लिख सकते हैं, आवेश घनत्व के रूप में, रो इंटू डी वी। अब भी नहीं समझ में आया है, दोबारा देखो, रो इक्वल टू कितना होता है, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, dQ अपॉन dV। dQ निकालेंगे तो रो dV, तो Q कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो dV, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, और Q कितने के बराबर काम करेगा, ZE के बराबर, ZE इक्वल टू रो dV। रो किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लगातार उसने क्या कहा कि प्रायोगिक रूप से अगर हम देख रहे हैं तो जो घनत्व है लगातार किसके आधार पर चेंज हो रहा है, उससे हम नाभिक के केंद्र से जितना दूरी चलेंगे उस आधार पर चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं बना हुआ है। तो रो आर डीवी, डीवी क्या है, उस नाभिक का आयतन। यदि हम नाभिक को गोलीय माने, यदि हम नाभिक को गोलीय माने तो उसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, यहाँ पर 3 आर स्क्वायर डी आर, इस तरह से 3 से 3 गया तो यहाँ पर डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रखें तो रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो जेड ई। तो देखें यहाँ पर सिग्मा थीटा की वैल्यू किसके आधार पर सही थी, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर बिल्कुल सही थी। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। सिग्मा थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, जेड ई। अगर हम जेड ई की वैल्यू, और जेड ई किस पर डिपेंड कर रहा है, रो पर डिपेंड कर रहा है, रो की अलग अलग वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते जाएं, ध्यान देना हॉफस्टाडर ने क्या किया कि रो आर की यहाँ पर वैल्यू है वो अलग अलग पुट करके यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की, जेड ई की वैल्यू निकालने की कोशिश की, और जेड ई की वैल्यू निकालकर इसमें रखा, और यहाँ से प्रकीर्णन परिक्षेत्र को निकालने की कोशिश की है उसने, और उसको मिलाया कि वो प्रकीर्णन परिक्षेत्र क्या उसी के बराबर आ रहा है जो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आ रहा था सिग्मा थीटा, वो उसी के बराबर आ रहा है क्या। और दोनों की जो रिजल्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र आया है, और एक इस वैल्यू के आधार पर, अरे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ये तो किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड ई पर, और यदि हम जेड ई के स्थान पर यहाँ पर कितना रख दें, ये वैल्यू रख दें, तो वो हॉफस्टाडर का प्रकीर्णन परिक्षेत्र बन जाएगा। और दोनों फॉर्मूले से जो अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकालें वो कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। लेकिन जब हम जेड ई की वैल्यू यहाँ पर ये वाली रखेंगे तो ये इस वैल्यू में क्या आ रहा है, रो, तो उसने यहाँ पर रो की वैल्यू अलग अलग रखकर इस वैल्यू को निकालने की कोशिश की सिग्मा थीटा को, और मेजर किया कि वह उतने के ही बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रो की अलग अलग वैल्यू के आधार पर उसने एक वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पर पूरा डेरिवेशन नहीं है कि किस आधार पर की है, बस हिट एंड ट्रायल किया है उसने एक तरह से, कि मतलब यहाँ पर रखा गया है और किस वैल्यू पर सिग्मा थीटा की वैल्यू वही आ रही है जो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आ रही थी, तो वो इस तरह से था इस वैल्यू को रखने पर। ठीक है, इस वैल्यू को रखने पर, तो इस वैल्यू को जब रखा था तो वहां से प्रकीर्णन परिक्षेत्र वही सेम आ रहा था जो कब आ रहा था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। तो क्रियाविधि हेडिंग डालकर उसमें लिखें, क्रियाविधि हेडिंग डाल दी, उसमें लिखना हॉफस्टाडर ने इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त, हॉफस्टाडर ने इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त हॉफस्टाडर ने इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज के नाभिकों से, हॉफस्टाडर ने इलेक्ट्रॉन पुंज से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज के नाभिकों से, इलेक्ट्रॉन पुंज के नाभिकों से प्रकीर्णन द्वारा नाभिक के आवेश घनत्व को प्राप्त किया, नाभिक के आवेश घनत्व को प्राप्त किया
नेक्स्ट लाइन से लिखना, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल कार्य करता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल कार्य करता है। यहां इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसकी तरंग दैर्ध्य फर्मी कोटि की होती है। तथा यह सोने के नाभिक से विकिरणित हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय विक्षेपक की सहायता से लंबवत स्वर्ण पन्नी पर आरोपित किया जाता है तब यह सोने के नाभिक से विकिरणित हो जाता है। तथा सोने के नाभिक से टकराकर या आरोपित होकर इससे विकिरणित हो जाता है। तथा प्रकीर्णन कोण का मापन करने के लिए एक चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तथा प्रकीर्णन कोण का मापन करने के लिए चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, हॉफस्टाडर ने नाभिक के घनत्व को ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त परिणामों का उपयोग किया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त हुए थे उनका क्या किया, उसने उपयोग किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त परिणामों का उपयोग किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्रकीर्णन परिक्षेत्र निम्न होता है। इस वैल्यूज को लिख देना। प्रकीर्णन परिक्षेत्र निम्न होता है। इसमें अगर किसी भी वैल्यू के बारे में नहीं पता है, जेड तो क्या है, सोने के नाभिक का परमाणु क्रमांक, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और ई क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर आ रहा है, जो भी पुंज एनर्जी लेकर आ रहा है, वहां पर अल्फा कण था उसके लिए एनर्जी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एनर्जी होगी यहाँ पर। और थीटा क्या है, प्रकीर्णन कोण। इनके बारे में लिख देना साइड में, अगर लिखना चाहे तो, अगर पता है तो रहने देना। प्रकीर्णन परिक्षेत्र निम्न होता है, सिग्मा थीटा इक्वल टू ये।
और आपके ऊपर पेज पर वो जो जगह है वहां पर बना देना इस तरह से, या नॉर्मली आप लिख देना कि जैसे कि ये सोने की पन्नी है, इसी तरह से बना देना समझने के लिए, जिससे कि आपको पता रहे कि वह क्षेत्र, या लिख देना विकिरण परिक्षेत्र किसको बोल रहे हैं, परिक्षेत्र मतलब चारों ओर का क्षेत्र, उसके बारे में कि वह क्षेत्र, ऊपर जो जगह है उसमें लिखना विकिरण परिक्षेत्र के बारे में लिख देना किसको बोल रहे हैं, नहीं तो फिर ढूंढते फिरोगे किसको बोल रहे हैं विकिरण परिक्षेत्र। विकिरण परिक्षेत्र तो लिख देना इसमें वह क्षेत्र जिसमें से गुजरने वाले, वह क्षेत्र जिसमें से गुजरने वाले अल्फा कणों का ही विकिरण होता है, वह क्षेत्र जिसमें से गुजरने वाले अल्फा कणों का ही विकिरण होता है। जैसे कि ये वाला एरिया है, इसमें से जो गुजरेंगे उन्हीं का ही क्या हो रहा है, विकिरण हो रहा है। इससे जो बाहर के जो पार्टिकल्स होंगे अल्फा पार्टिकल्स, उनका विकिरण नहीं हो पा रहा है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विकिरण परिक्षेत्र कहलाएगा। विकिरण परिक्षेत्र तो वह क्षेत्र जिसमें से गुजरने वाले अल्फा कणों का ही विकिरण हो पाता है, विकिरण परिक्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विकिरण परिक्षेत्र कहलाता है। तो लिख देना विकिरण परिक्षेत्र निम्न होता है सिग्मा थीटा, इसको लिख दो, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। 1/sin कितना होता है कोसेक, तो कोसेक 4 थीटा/2। इक्वेशन नंबर 1 तक लिख देना। इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद यहां पर एक लाइन लिखना इक्वेशन नंबर 1 के बाद, यदि नाभिक को बिंदुवत माना जाए तो, यदि नाभिक को बिंदुवत माना जाए तो विकिरण परिक्षेत्र का मान निम्न होगा। यदि नाभिक को बिंदुवत माना जाए तो विकिरण परिक्षेत्र का मान निम्न होगा। विकिरण परिक्षेत्र का मान निम्न होगा, और इसको लिख देना सिग्मा थीटा बिंदुवत, इस तरह से लगा देना। इसमें ये वाली जो टर्म है इतनी तो चली रही थी, साथ के साथ ये और चल रही है। ठीक है, इस वाली टर्म को याद रखना है, क्योंकि ये सारी जो चीजें आई हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त हुए थे उनसे आई हैं, और वो हमारे यहाँ पर सिलेबस में है नहीं, इसलिए नहीं करना है हमको। कोसेक स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 प्लस 2e/mc²। अब m क्या है यहाँ पर, नाभिक का द्रव्यमान है यहाँ पर। ठीक है, m के बारे में लिख देना यहाँ पर क्या है, m जो सोने का नाभिक है उस नाभिक का क्या है, नाभिक का द्रव्यमान। कैपिटल M नाभिक का द्रव्यमान। और समीकरण नंबर 2 के बाद इसको लिख देना चूंकि करके, Q इक्वल टू कितना होगा उसमें चार्ज, उस चार्ज के बारे में लिख देना। चूंकि Q इक्वल टू जेड इक्वल टू रो dV, और इस वाली इक्वेशन को डाल देना, साइड में लिख देना इसको करके, जिससे dV की वैल्यू आपको पता रहे। यहाँ पर dV कैपिटल DR आएगा। ठीक है, जेड इक्वल टू ये आ गया, और इस पर डाल देना इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हम तो यहाँ पर एक नॉर्मली r त्रिज्या पर देख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर नॉर्मली r डिस्टेंस पर देख रहे हैं हम। जैसे कि ये नाभिक है हमारा, इस नाभिक के अंतर्गत इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर देख रहे हैं, तो उसके अंदर का हम आयतन उसको बोल रहे हैं dv। तो उसके अंदर का आयतन तो कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यू ही तो होगा, स्मॉल r ही चलेगा यहाँ पर, क्योंकि r के संगत ही देख रहे हैं उसको। ठीक है, पूरी त्रिज्या तो कैपिटल R ही है, वो किस में लग जाएगी, यहाँ पर लिमिट में लग जाएगी 0 से कैपिटल R, 4 पाई r² dr। इस तरह से लिखना, स्मॉल ही बना के चलना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लिमिट आ जाएगी वो 0 से कैपिटल R आ जाएगी, स्मॉल r की जो लिमिट है। ठीक है, समीकरण 2 और इसको डाल देना समीकरण 3।
लिखते हैं वहां पर पूरा। इसके आगे लिखना, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि प्रकीर्णन परिक्षेत्र, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि प्रकीर्णन परिक्षेत्र, अगर जेड ई की वैल्यू यहाँ पर जेड ई इंटू ई लिख देंगे, जेड ई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालें तो रो पर डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू, तो वही चीज लिख रहे हैं। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि प्रकीर्णन परिक्षेत्र का मान नाभिक के आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है। प्रकीर्णन परिक्षेत्र का मान नाभिक के आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है। अतः हॉफस्टाडर ने इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से प्राप्त, अतः हॉफस्टाडर ने इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से प्राप्त परिणामों की तुलना अलग अलग आवेश घनत्व मानकर की, जिसके आधार पर नाभिक का आवेश घनत्व निम्न पाया गया। जिसके आधार पर नाभिक का आवेश घनत्व निम्न पाया गया। जिसके आधार पर नाभिक का आवेश घनत्व निम्न पाया गया। जिसके आधार पर नाभिक का आवेश घनत्व निम्न पाया गया, और इसको डाल देना, रो आर इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस आर ऑफ अपॉन डेल। पहले भी लिख चुके थे इसके बारे में। डेल तो 0.55 फर्मी था, रो नॉट क्या था, केंद्र पर आवेश घनत्व लिख देना, जो भी पहली चीज लिखी थी आवेश घनत्व, और स्मॉल आर यहां पर ज्ञात कर रहे हैं, आर ऑफ, जहां घनत्व रो नोट का कितना हो जाए 50% हो जाए, इस तरह से लिख देना, जहां घनत्व रो नोट का कितना हो जाए 50% हो जाए। एक बार पुनः देखेंगे पूरे को, इसको लिखने के बाद इक्वेशन नंबर इसको 4 कर देना। इस तरह से नाभिक का घनत्व उसने ज्ञात किया था। यही याद हो जाएगा आपको हॉफस्टाडर प्रयोग। और इसमें हमने एक ग्राफ भी बनाया था इस तरह से, किस किस के बीच में, रो अपॉन रो नोट और आर के बीच में, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफ आ रहा था, और जब यहाँ पर वैल्यू इसकी 1 थी और जहां पर 0.5 हो रहा था, उसके संगत जो रेडियस थी वो कितनी थी, आर हाफ। आर हाफ मतलब नाभिक की त्रिज्या का टोटल आधा नहीं, जहां पर घनत्व कितना आ जाए, तो केंद्र के घनत्व का 50% हो जाता है, उसको आर हाफ बोलते हैं, ध्यान रखना। इस चित्र को भी बना देना। हाफ सफिक्स में लिख रहा है, ठीक है, आर हाफ, आर बटे 2 मत लिख देना। तो देखें एक बार, इसको पूरा रिवाइज करते हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जैसा ही है, यहाँ पर स्वर्ण पन्नी है, वहां पर हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग है। इलेक्ट्रॉन का एक पुंज बनाया, उसको प्रकीर्णित कर रहे हैं, और उसके आधार पर हम प्रकीर्णन कोण को ज्ञात करके रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की तरह किसको ज्ञात कर सकते हैं, प्रकीर्णन परिक्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से वहां पर जो रिजल्ट आ रहा था, वही प्रकीर्णन परिक्षेत्र का जो फॉर्मूला है उसी को यूज किया किसने, हॉफस्टाडर ने। इसमें अगर हम उसको बिंदुवत मान रहे थे तो ये था, और इसमें यदि हम जेडी के स्थान पर रो आर ये वाला रखें, तो यहाँ से उसने किसको निकालने की कोशिश की है, हॉफस्टाडर ने बिंदुवत जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र आ रहा है, प्रकीर्णन परिक्षेत्र है, उसको निकालने की वहां से कोशिश की उसने, और मेजर किया कि ये जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र आ रहा है, एरिया वही आ रहा है क्या, जो
कहां पर आ रहा था, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग में। तो यहाँ पर सिग्मा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो जेडी पर, और जेडी किस पर डिपेंड कर रहा है, रो पर। तो रो आर की अलग अलग वैल्यू पुट की, तो एक फिक्स वैल्यू इस पर जाकर उसने देखा कि सिग्मा थीटा की वही वैल्यू आ रही थी जो रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग में आ रही थी। तो उस आधार पर उसने कह दिया भाई कि जो नाभिक का जो आवेश घनत्व है वो क्या है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। और वो कितना आया, ये वाला आया, ठीक है। और केंद्र पर, नाभिक का केंद्र, उस पर कितना होगा वो, रो नॉट, वो फिक्स है, रो नॉट। और जहां पर इसका 50% हो जाएगा, उस डिस्टेंस को बोल रहे हैं हम आर हाफ। यहां तक कंप्लीट ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।